हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में मोलरता के बारे में पढ़ा था। हमने इसको एक लेक्चर में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि दोनों में आयतन अर्थात वॉल्यूम पाया जाता है और आयतन की वजह से ही इस पर ताप का कुछ न कुछ प्रभाव दिखता है। इसके पहले हमने मोलरता में पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे जो मोलरता का मान है वो हमेशा कम आएगा। इसीलिए मोलरता की जगह मोललता अर्थात मोलैलिटी को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अर्थात मोलैलिटी का यदि डाटा हमारे पास उपलब्ध है और मोलरता का डाटा यदि वो भी उपलब्ध है तो हम वहाँ मोललता या जिसको मोलैलिटी कहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसको प्रीफर किया जाता है। तो हम अभी के टॉपिक में पढ़ेंगे नॉर्मलता, उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और साथ में ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि यहाँ इक्विवेलेंट वेट अर्थात तुल्यांक भार कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब जैसे कि मोलरता का डेफिनेशन था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय के मोलों की संख्या अर्थात सॉल्यूट के मोल की संख्या, तो सेम इसका भी डेफिनेशन वैसा ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक, जिसको ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है, की संख्या को क्या कहा जाता है? नॉर्मलता कहा जाता है। या फिर इसी को 1 लीटर की जगह हम क्या बोल सकते हैं? 1000 ml। अब जो नॉर्मलता होता है इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो हम नॉर्मलता के फार्मूले में इस तरीके से लिखते हैं। नॉर्मलिटी अर्थात नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक अर्थात ग्राम इक्विवेलेंट या विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या अपान क्या होगा? विलियन, विलियन का आयतन या विलियम का वॉल्यूम, और वो भी किसके फॉर्म में? लीटर। और वो जिसको चूंकि नीचे में आ गया इसलिए इसका अर्थ ही प्रति लीटर हो गया। इसको मैं एक्सपांड करूं यदि, तो यही चीज़ हम इसके पहले विलेय के मोलों की संख्या लिखते थे ऊपर में, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ग्राम तुल्यांक। तो इसको मैं यदि एक्सपांड करूँ तो यह हमको दिखेगा, चूंकि विलेय इसमें इंक्लूड है तो विलेय के लिए हम हमेशा उसकी मात्रा के लिए WB शब्द लेंगे, B विलेय को दिखाएगा और A विलायक को, तो ये याद रखना है, अपान EB। E यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है या जिसको ग्राम तुल्यांक कहा जाता है वो, इसको हम कैलकुलेट करना अभी सीखेंगे, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना यदि नहीं सीखेंगे तो इसके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कभी कभी इसका मान नहीं दिया रहता तो हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, इंटू 1/V, ये किसमें? लीटर में। तो देखिए दोनों के फार्मूला में अंतर क्या है। इसके पहले जो हमने मोलरता पढ़ा हुआ था उसमें यहाँ पे जो E था, इस जगह पे हमने मोलर मास पढ़ा हुआ था अर्थात मोलर द्रव्यमान किसका? विलेय का, जिसको हम MB लिखते थे, यहाँ पे EB हम लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास मिल गया हमको एक फार्मूला, किसके लिए? नॉर्मलता के लिए। अब चूँकि ये लीटर में है इसलिए ऐसा है। यदि मैं इसी को मिलीलीटर में कर दूँ तो ये WB बाई हो जाएगा EB इंटू 1000 और ये हो जाएगा V, साथ में मैं लिखूँगा मिलीलीटर ml में, क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है इसलिए। तो जब भी मिलीलीटर में क्वेश्चन आएगा ये वाला हम फार्मूला उपयोग करेंगे, ताकि मैं पहले बताया कि मिलीलीटर अर्थात ml को लीटर में बदलने से मुक्ति मिले। वो एक्स्ट्रा जो स्टेप रहता है वो हम नहीं बना पाएंगे, अर्थात वो जो एक्स्ट्रा स्टेप होता है उसको बनाने से हम बचेंगे, इससे अर्थात समय का बचत हो पाएगा। या फिर इसको भी बना सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो EB है, ये WB क्या है? यहाँ पे विलेय की मात्रा अर्थात सॉल्यूट का अमाउंट, ये क्या है? विलियन का आयतन है अर्थात वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, लीटर में यहाँ, वो ml में, सेम वही सूत्र है। EB यहाँ पे क्या है? E या फिर इसी को कभी, चूंकि मैं यहाँ पे विलेय ले रहा हूँ इसलिए B शब्द से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कभी कभी आपको ये E शब्द से भी लिखा हुआ मिलेगा किसी बुक में। और पहले ही बताया कि B की जगह किसी बुक में 2 भी दिया रह सकता है और A की जगह 1 दे सकता है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हम A B ऐसा करके ले रहे हैं बारी बारी से। तो ये है विलेय का तुल्यांक भार, विलेय का तुल्यांक भार या जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट या ग्राम तुल्यांक। अब इसको हम कैसे निकालते हैं? तो ये जो विलेय का तुल्यांक भार है, इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है कि मोलर मास अर्थात मोलर द्रव्यमान अपान N। अब यहाँ N क्या है? N फैक्टर है। ये मोलर द्रव्यमान की जगह आपको कभी कभी ये अणु द्रव्यमान या जिसको मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी कंपाउंड के यदि मेरे को EB निकालना है या इक्विवेलेंट वेट, जिसको E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तब मेरे को ऊपर उसका अणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, या जिसको मोलर द्रव्यमान भी बोल सकता हूँ एक प्रकार से, और साथ मेरे को N निकालना पड़ेगा। अब इसमें देखिए N जो है, N फैक्टर, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अणु द्रव्यमान तो पता चल ही जाएगा, N फैक्टर भी कैलकुलेट करना है और उसी की सहायता से हमको E पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिख रहे हैं EB या फिर E ज्ञात करना, और साथ में इसको ज्ञात करते करते अर्थात तुल्यांक भार पता करते करते क्या पता करेंगे? हम N का मान पता करेंगे। जैसे मेरे पास मान लो एसिड है अर्थात अम्ल है,
तो अम्ल के लिए मैं हमेशा लिखूँगा अणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान, ये सब किस में होता है, ग्राम में रहेगा, बटा H प्लस आयन, अर्थात H प्लस आयन जो अम्ल किसको कहते हैं, जो आसानी से H प्लस आयन त्याग दे उसको अम्ल कहते हैं। तो जो H प्लस आयन रहेगा उसकी संख्या को हम काउंट करेंगे, तब हमें किसी भी अम्ल का क्या निकल जाएगा, E निकल जाएगा या तुल्यांक भार निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे H प्लस आयन की संख्या ये वास्तव में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है N का मान। ठीक है, अर्थात अम्ल के केस में हाइड्रोजन प्लस आयन बताएगा कि N फैक्टर या N का मान क्या है। ठीक है, क्षार के केस में भी सेम है यही, अणु भार, अब नीचे में OH माइनस आयन, क्योंकि जो OH माइनस आयन त्याग दिया मुक्त करे वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। अब क्षार के केस में OH माइनस आयन की संख्या रिप्रेजेंट करेगी N को। ठीक है, उम्मीद है N का अर्थ समझ रहे होंगे। N यहाँ नंबर है, अब ये अलग अलग केस में है, जैसे उदाहरण वैसे हमको ये करना है। अब ये चीज़ आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और आपके थ्योरी में भी काम आएगा, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल अच्छे से पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी, दोनों में। लवण अर्थात मेरे पास साल्ट है, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों का मिश्रण, उसको साल्ट कहा जाता है। इसके केस में यदि मुझे ये तुल्यांक भार पता करना है, ठीक है, तो तुल्यांक भार पता करना है तो यहाँ पे अणु भार बटा प्लस आयन या माइनस आयन, अर्थात धन आयन या ऋण आयन की संख्या, इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ये लवण के केस के लिए ये अपने पास टोटल 1 2 3 फार्मूला आ गया। चौथा, यदि मेरे को परमाणु दिया गया है या एटम दिया गया है, तब ये नीचे जितना भी है अपान के नीचे ये सब एन को दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे ये मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, एन हम इस माध्यम से कैलकुलेट करेंगे, ये सब एन है। तो ये आपको रिमेंबर करना है किसका कैसे निकालते हैं, मैं अभी इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाऊंगा। किसी भी एटम का यदि निकालना है तो मुझे ऊपर में हम लिखेंगे अणु भार अर्थात मॉलिक्यूलर वेट अपान संयोजकता, अर्थात किसी भी एटम की जो संयोजकता रहेगी वही उसका एन का मान रहेगा। संयोजकता अर्थात होता है वैलेंसी, और वैलेंसी अर्थात किसी परमाणु की अंतिम कक्षा अर्थात लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम के केस में अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 2 8 1 लिखूंगा तो अंतिम का 1 इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता। मैग्नीशियम के केस में अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के केस में अंतिम में कितना, ऑक्सीजन के केस में अंतिम में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसकी संयोजकता होगी 2, क्यों, क्योंकि उसको अष्टक अर्थात ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 की आवश्यकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये तो परमाणु के लिए था। आयन यदि कोई रहता तो आयन के साथ उसका भाग देते, ठीक है। तो मेनली हमको अम्ल क्षार ये 2 चीज़ों में काम पड़ने वाला है, तो इसी का उपयोग करेंगे। ये जो फार्मूला है इसको शॉर्ट में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E=m/n, इस तरीके से। m क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर या मोलर मास इसको दिखाएगा, या फिर m इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। m लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इनके एग्जाम्पल कैसे करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास अम्ल है, पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अम्ल का, जैसे H2SO4 अम्ल है। अब सूत्र में क्या लिखा हूँ, अणु भार बटा H प्लस आयन, ठीक है। तो इसका अणु भार निकालूँ तो देखिए 2 32 अब ये होता है 64, 2 32 सल्फर का, और इसका 16 होता है, 16 × 4 कर दिया 64, इस तरीके से आएगा 98। अब सूत्र क्या है, अणु भार बटा H प्लस आयन। अणु भार अब ये हम अम्ल के लिए निकाल रहे हैं E का मान, तो ये हो जाएगा 98 बटा कितना है, H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है, दोनों हाइड्रोजन मुक्त करके अम्ल की तरह काम करता है, तो 49, और ये भी किस में रहेगा, ग्राम में। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये जो 49 है इस अम्ल के केस में, इसी 49 को हम बोलेंगे 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसी को शॉर्ट में चूँकि हम नॉर्मलता पढ़ रहे हैं तो इसी को हम 1 नॉर्मल बोलते हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि कैसे हमको ग्राम तुल्यांक पता करना है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम सीधा अणु द्रव्यमान लेते थे, तो यहाँ अणु द्रव्यमान नहीं लेना है, यहाँ पे हमको ग्राम तुल्यांक इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये तो अम्ल के केस में था, ऐसी और भी ढेर सारा केस बन सकता है, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ ऑक्जेलिक अम्ल का, COOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल है COOH, और ये 2 H2O, ठीक। अब इसका यदि मैं अणु द्रव्यमान निकालूं सबका टोटल का वाटर को लेके, तो ये निकलता है 126, ठीक है। ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ये H2SO4 का अलग, ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसका मैं E निकालूं यदि, तो ये होगा 126 बटा, अब देखिए हाइड्रोजन को मैं काउंट करना है बोला था, तो ऐसा नहीं है कि इस हाइड्रोजन को भी 2 दूनी 4 5 6 टोटल 6 हाइड्रोजन हम वही काउंट करेंगे जिसकी वजह से कोई भी अम्ल
अपना अम्लीय गुण दिखाता है। अम्लीय गुण का अर्थ है कि उस हाइड्रोजन को मुक्त करे, इस कारण वो अम्ल है। ऐसा नहीं है कि इस हाइड्रोजन, ये सिर्फ इसी हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, इसलिए अम्ल है। ठीक है, क्योंकि ये इन हाइड्रोजन को मुक्त करता है, ये तो वाटर के हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए टोटल 2, तो ये आ जाएगा मान 63। तो ऑक्जेलिक अम्ल के केस में जो 63 है ये 1 ग्राम तुल्यांक है, इसको एक नॉर्मलता या 1 नॉर्मल बोलेंगे। तो ठीक, तो उम्मीद है कैलकुलेट करना आपने सीख लिया होगा। ये तो अम्ल के केस में था। अब क्षार के केस में लूँ यदि, दूसरा क्षार या बेस जिसको कहते हैं, इसके केस में जैसे मान लो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसका मैं कैलकुलेट करूँगा तो 40 आता है अणु द्रव्यमान, इसका 23, इसका 16 और इसका 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। अब ई निकालूँ मैं इसका, तो मैं 40 बटा, अब देखिए हम क्षार के केस में क्या लिखे हैं, OH आयन की संख्या, और इसमें OH ये है 1 लिखूँगा तो इसका हो जाएगा 40, और आगे लिखूँगा मैं 1 ग्राम तुल्यांक। 40 का अर्थ है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके केस में इस 40 का मान ही 1 ग्राम तुल्यांक है, अर्थात हर एक केस में अलग अलग रहेगा। जैसे वहाँ 1 मोल हर केस में अलग होता था, वैसे यहाँ तुल्यांक भार अलग अलग होगा। तो ये तुल्यांक भार सीखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरा मैं मान लो लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, परमाणु क्रमांक तो 20 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40, तो ये 40 हो गया। और इसका देखिए 1 ऑक्सीजन लेकिन 2 लिखा है तो 16 दूनी 32 और प्लस 2 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में 2 है तो 2, टोटल 1 गुणी 2 करेंगे 2, तो देखिए कितना हो गया 40, 50, 60, 70, 72, 73, 74, ये हो गया 74। ई निकालूँ अर्थात तुल्यांक भार, जिसको मैंने EB से भी रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ई या EB, हम पूरे यूनिट में EB से रिप्रेजेंट करेंगे स्पेशली। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये EB, क्योंकि मैं विलय के केस के लिए निकाल रहा हूँ इसलिए। ये हो जाएगा 74। अब इसके नीचे बटा क्या करूँगा, देखिए OH कितना बार है 2 बार, इन्हीं OH की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो मैं ये 2 लिखूँगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 2 × 7 14। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में जो 37 है वो 1 ग्राम तुल्यांक है। ठीक, तो इसी तरीके से अम्ल क्षार का कैलकुलेट करना रहता है। लवण के केस में यदि देखूँ, इसको अलग से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तीसरा केस है अपना लवण, इसके आगे का पोर्शन। लवण के केस में मान लो मैं Na2CO3 लिखा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 या फिर NaCl भी लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। Na2CO3 ले रहा हूँ मैं, इसमें कितना हो जाएगा, देखिए इसका 23 और 2 है तो 23 दूनी हो गया 40, इसका होता है 12 और इसका होता है 16, तो 16 × 48, तो ये हो गया 48, 49, 50, 10, 60, और 60 और 40 कितना होता है 100, और ये 6, 106। अब ई निकालना है मुझे, तो ई निकालूंगा तो लवण के केस में क्या लिखा हूँ, देखिए अणु भार बटा धन आयन या ऋण आयन की संख्या। अब धन आयन और ऋण आयन कैसे पता करना है मेरे को, इसके केस में धन आयन और ऋण आयन ये ऐसे Na+ और CO3 2-। अब देखिए 2 बार सोडियम है, एक सोडियम में 1+ और फिर अगले सोडियम में 1+, इसलिए 2 लिख दिया, और CO3 में 2- है, अर्थात आयन कितने हैं मेरे पास, सिर्फ 2 हैं। तो किसी एक को काउंट करना है, जितना धन उतना ही ऋण रहता है, चाहे इसको ऋण या धन का निशान नहीं लेना है, सिर्फ इनकी संख्या को। तो इस तरीके से 106 बटा मैं 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। और कभी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी ये जो तुल्यांक भार रहता है मान दिया रहता है स्पष्ट ब्रैकेट के रूप में, नहीं दिया रहता है, बड़ा दिक्कत हो जाता है, निकालना ही पड़ता है आपको, तो निकालना आना चाहिए। यह हो गया EB। इसी तरीके से कोई भी परमाणु का लूँ मैं, तो परमाणु का जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का मुझे निकालना रहेगा तो इसकी संयोजकता को लेना पड़ेगा, अणु भार बटा संयोजकता। तो इसका अणु भार होता है 24, अर्थात परमाणु भार, क्योंकि मैग्नीशियम लिया हूँ मैं, और संयोजकता कितना होगा, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 और अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखिए मैग्नीशियम 2, 8, 2, अंतिम में 2 है, यही संयोजकता दिखाता है, तो ये 2, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा 12। तो मैग्नीशियम के केस में 12 इसका तुल्यांक भार रहेगा, अर्थात इक्विवेलेंट वेट। तो उम्मीद है तुल्यांक भार निकालना आपने सीख लिया होगा इन सब कॉन्सेप्ट से। और ये प्रैक्टिस की चीज़ें होती है, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनते। कहने का अर्थ है कि हम अम्ल वाले में वही हाइड्रोजन लेंगे जिसकी वजह से वो अम्ल जैसे काम कर रहा है, अर्थात ऐसा नहीं कि सारे हाइड्रोजन को काउंट कर लें। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जाम्पल आप करते जाएंगे क्वेश्चन, वैसे वैसे आपको आइडिया होते जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए मैं ये हाइड्रोजन काउंट नहीं किया, क्योंकि इसकी वजह से अम्ल नहीं था, इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से अम्ल था, लेकिन इनमें ये दोनों हाइड्रोजन की वजह से अम्ल है, इसलिए दोनों को ले लिया। और यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन को नहीं लिया हूँ, सिर्फ 2 को लिया हूँ, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तभी अम्ल जैसे व्यवहार करेगा। ठीक, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं।
अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं नॉर्मलिटी से संबंधित। इससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो नॉर्मलिटी होता है अर्थात नॉर्मलता, इसका फार्मूला क्या है। हमने थोड़ा देर पहले लिखा हुआ था कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है विलय की मात्रा, ये उसका तुल्यांक भार, और 1 विलियन का लीटर में आयतन। इसी को दूसरे तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते थे WB/EB इंटू 1000 बट्टा ये किस में, मिली लीटर में। यहाँ पर भी आयतन दिया हुआ है जैसे मोलरता में दिया हुआ था सेम, ये V वाला। तो चूंकि यहाँ पे आयतन दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये हमारा रिलेशन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम अर्थात आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ये किसका नियम था, चार्ल्स का नियम, जो कि हम मोलरता वाले में भी पढ़ चुके। टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो नॉर्मलता है इसका मान घट जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि कोई जो हमारा नॉर्मल वाला सॉल्यूशन रहेगा अर्थात इस टाइप का जो हमारा विलयन बना रहेगा नॉर्मलता सांद्रता वाला, ये समय के साथ इसका मान बदल जाएगा। अलग अलग ताप पे वो अलग अलग मान दिखाना स्टार्ट करेगा। इसलिए लैब में जो नॉर्मलता वाले जो या मोलरता वाले सॉल्यूशन रहते हैं उनको तुरंत बनाया जाता है, तुरंत प्रिपेयर किया जाता है, और साथ में इनका टेम्परेचर भी बताया जाता है कि इतना टेम्परेचर पे इसका नॉर्मलता इतना होगा ऐसा करके। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसमें देखिए जो EB है अर्थात जिसको हमने तुल्यांक भार कहा, जिसको मैंने निकालना थोड़ा देर पहले सिखाया था, तो जो EB होता है, EB इसका जो मान जो EB होता है इसका सूत्र क्या होता है, ये हम पता करते थे मोलर मास अर्थात मोलर द्रव्यमान, जिसको मैं M से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नीचे N से। M क्या है, ये अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब चूंकि मैं B विलय के लिए ले रहा हूँ तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, B लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा MB/N। अब इसको मैं इस वाले फार्मूला को यदि इसमें चाहे किसी में भी हो, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, कहीं भी हम रिप्लेस कर रहे हैं इस फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो WB बटा क्या हो जाएगा, MB/N इंटू 1/V, और यह हो गया लीटर में। अब इसको देखिए थोड़ा सा ठीक करिए, WB/MB हुआ और ये MB/N है तो N ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा 1/V लीटर में, और इंटू क्या हो गया, N हो गया। अब इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये जो हमारा डाटा है, ये पूरा पोर्शन आपने ध्यान दिया होगा मोलरता की तरह दिख रहा है। ठीक है, अर्थात मोलरता और नॉर्मलता में ये संबंध है, N इक्वल टू, ये तो हो गया मोलरता और ये N का N। तो उम्मीद है इन दोनों का इंटर कन्वर्जन आपने सीख लिया होगा। अर्थात कि कोई भी विलयन के यदि हमको मोलरता पता है तो हम उसके N फैक्टर अर्थात अम्ल के केस में उसके H+ आयन, क्षार के केस में OH- आयन, लवण के केस में धन आयन या ऋण आयन, जो कि मैं वहाँ बता रहा था अपान वाला, वो यदि हमको पता चल जाए तो हम नॉर्मलता भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात यदि मुझे मोलरता पता है तो N का मान रखने के बाद हमको नॉर्मलता भी मिल जाएगा। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये यदि कोई विलयन है और इसका यदि मोलरता का मान लो 2 है, 2m मोलरता है। ठीक, अब मुझे बोल दिया कि नॉर्मलता भी पता करो, तो कैसे पता करूँगा मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड चूँकि ये क्षार है तो अंतिम OH है, और OH मतलब कितना है, N का मान जो क्षार होता है उसके लिए हम OH- आयन की संख्या लेते हैं, N फैक्टर का मान। तो N का मान चूँकि OH की संख्या 1 है तो 1 लिखूँगा और यहाँ पे 2 लिख दूँगा, तो यह क्या आ जाएगा, N का मान यहाँ मेरे लिए 2, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मोलरता तो हट जाएगा, अब मैं लिखूँगा नॉर्मलता। ठीक है, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। क्षार के लिए ऐसा है, मान लो यही केस अम्ल के लिए रहता तो मैं वहाँ पे हाइड्रोजन के हिसाब से काउंट करता, और N फैक्टर का मान कैसे कैलकुलेट करना है वो आपने सीख लिया है, अर्थात अपान के रूप में। अम्ल के केस में हाइड्रोजन आयन की संख्या को काउंट करना है, जितने हाइड्रोजन आयन उतना N का मान। जैसे H2SO4 मैं लिख देता हूँ, H2SO4, और इसको मैं मान लो लिख देता हूँ 2 मोल। तो H2SO4 के लिए मुझे यदि N का मान निकालना रहेगा, कैपिटल N अर्थात नॉर्मलता, अब स्मॉल n का ज़रूरत पड़ेगा, मोलरता तो मुझे दिया हुआ है, ये मैं 2 मोल लिख दिया। अब स्मॉल l कैसे पता चला करूँगा, इससे ये देखिए टोटल 2 हाइड्रोजन, इन्हीं दोनों हाइड्रोजन की वजह से ये अम्ल है, तो ये मैं 2 कर दिया, तो टोटल 4 मोल। अब इससे क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि जो नॉर्मलता होता है वो मोलरता का एक प्रकार से डबल होता है, जस्ट बहुत सारे केसेस में। ऐसा नहीं है कि हर बार ये होगा, जैसे इसके केस में बराबर हो गया लेकिन इनके केस में डबल हो गया। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन आपको याद रखना है। इंटर कन्वर्जन अर्थात एक को दूसरे में बदलना, ये रिलेशन है इनके बीच में, नॉर्मलता और मोलरता। अब इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता बराबर हो सकते हैं, कब, जब N का मान 1 हो जाए या N का मान कांस्टेंट रख दूँ। ठीक है, कांस्टेंट अर्थात स्थिर, तब नॉर्मलता मोलरता बराबर भी हो सकता है।
नहीं तो अधिकतर केस में नॉर्मलता का मान क्या होगा, हमेशा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 1 से अधिक करूँगा तो हमेशा अधिक ही आएगा ना। जैसे इस केस में 2 हो गया तो 4 आ गया। ठीक, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नॉर्मलता का मान मोलारता के बराबर भी हो सकता है, ये n = m, और n का मान मोलारता से अधिक भी हो सकता है। कहने का अर्थ है ये नॉर्मलता का मान मोलारता से कभी कम नहीं होगा। तो इसको नोट करिए। फिर मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ कैसे इनको हल करना है, चारों टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीलीटर विलियन में घुला है, विलियन की नॉर्मलता क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे सूत्र, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय की मात्रा अपान उसका तुल्यांक भार, जिसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, 1/V, वो भी किस में, लीटर में। ये सूत्र हमको याद करना ही है, रटना है कुल मिला के। और इस नॉर्मलता का डेफिनेशन यदि बनाए तो 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांक भार की संख्या। ठीक, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम अर्थात जो WB है इसका मान दिया हुआ है 4 ग्राम। ठीक, 250 ml विलियन अर्थात V का मान कितना दिया है, 250 ml। और क्या पूछा है, नॉर्मलता पूछा है। क्या चीज़ बच गया, EB बच गया, EB। और EB का अर्थ क्या होता था, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपान n। अब मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए NaOH का मुझे निकालना है, तो इसका कितना निकलता है, ये 23 हो गया, ये 16 और ये 1 टोटल, तो 16 1 17, 17 और 23 कितना होता है, 40। और OH की संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए 40/1 तो बराबर 40। तो मेरे कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। कभी कभी यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इसमें तुल्यांक भार इतना करके, तो निकालना नहीं पड़ेगा, और नहीं लिखा रहता तो निकालना होता है, इसलिए निकालना सीखना आना चाहिए आपको। ये मैं 1 क्यों किया, क्योंकि क्षार के लिए हम जानते हैं कि n फैक्टर जो है मान हमारा सूत्र में, उसमें हमेशा OH की संख्या को लिखना है, जितना OH उतना, और अम्ल के केस में हाइड्रोजन की संख्या, जिसकी वजह से कोई भी अम्ल है वो अपनी अम्लीयता अर्थात एसिडिटी दिखाता है। तो ये 40 हो गया। अब देखिए सारे डाटा इसमें भर दें हम n वाले में, तो WB कितना है, WB है 4, EB कितना है, EB है 40 इंटू, अब देखिए ये हमारा किस में है, ml में है। लीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 250/1000 इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये जो फार्मूला है इसको मैं ऐसे 1000 कर दूं इस तरीके से, और नीचे को क्या बना दूं, ml बना दूं। ठीक है वही एक ही बात, 1000 ml बराबर 1 लीटर। तो 1 को मैंने 1000 कर दिया, नीचे को ml बना दिया, ताकि आपको पता रहे कि इस 1000 का अर्थ क्या है, वास्तव में वो ml है उसका अर्थ। ठीक है, तो 1000 को लिखूँगा मैं सेम फार्मूला में, और नीचे ये वॉल्यूम का मान 250 ml। अब ऐसा नहीं है कि 1000 करने के बाद इसको भी लिखना है, वो जब लीटर था तब मैं ऐसा कर रहा था। ठीक है, अब इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस तरीके से कन्वर्जन करने का। इसका ज़रूरत कब पड़ता, जब वहाँ 1 लिखा रहता तब। तो ये तरीका आपको बता दिया गया है कैसे हल करना है। अब देखिए 4 एकम 4 दाम 250 और 250 चौके 1000, तो ये कितना आ गया, 4/10 आ गया, तो ये 0.4 आएगा। और क्या है, नॉर्मल है। इसका यूनिट क्या होगा, नॉर्मलता का, तो नॉर्मलता का यूनिट की यदि मैं बात करूँ तो यूनिट होगा इसका ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसी को ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ये कहा जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इस तरीके से भी कहते हैं। जी का अर्थ ग्राम, EQ का अर्थ इक्विवेलेंट, / लीटर अर्थात प्रति लीटर। अब उसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं n, इसका अर्थ भी वही है। ठीक, तो n शब्द मिलेगा लिखा हुआ, तो इसका अर्थ आप समझ लेंगे नॉर्मलिटी है, नॉर्मलता पूछ रहा है। ठीक, ये तो हो गया अपना कौन सा, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 500 ml जेली विलियन में कितना ऑक्जेलिक अम्ल घोला जाए कि उसकी सांद्रता 0.2 नॉर्मल हो जाए। अर्थात यहाँ पे हम ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा पूछा जा रहा है, कितना लिखा है ना, मात्रा अर्थात विलेय की मात्रा, ताकि 500 ml का उनका सॉल्यूशन बन जाए। ठीक, अब इस फार्मूला के हिसाब से n का मान दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप का है, n का मान दिया है 0.2 n, और क्या दिया है, तुल्यांक भार भी दे दिया है। अर्थात इस सूत्र के हिसाब से EB का मान दिया हुआ है कितना, 63, वॉल्यूम का मान दिया हुआ है कितना, देखिए 500 ml, 500 ml। और मैं पहले ही बताया लीटर में रहता तो हम डायरेक्ट लीटर वाला मान रखते, चूँकि ml में है इसलिए मैं इसको ऐसा कन्वर्ट कर रखा हूँ। तो इसको आप अपनी सुविधा की दृष्टि से बना सकते हैं। ठीक, जैसे ये 3 डाटा हो गया, चौथा कौन सा है, चौथा ये बचा, यही निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको तिर्यक गुणा ऐसे, और ये सबको एक साथ गुणा, मतलब ये क्या हो जाएगा, NEV/1000, और ये क्या आ जाएगा, WB। ठीक है, इसी फार्मूला को मैं पलट दिया, देखो 1 2 3 इन तीनों को एक साथ गुणा, और इसको ऐसे, तो WB का निकालूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, तिर्यक गुणा। n का मान 0.2, E का मान 63,
वी का मान 500 और ये हो गया 1000। 500 एकम 500 दूनी। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये कितना हो गया, ये 2 है और ऊपर में 63 और ये 2 है, तो 63 गुणित 2 करूँगा तो कितना आएगा, 126 आता है। अब देखिए इकाई के बाद एक अंक है, इसके बाद एक अंक, तो 12.6 आएगा। ठीक है, ऊपर वाला 63 में इसका गुणा करूँगा तो कैसे किया हूँ, 63 गुणित 2 कर दिया तो 126। अब इकाई के बाद दशमलव लगा है तो इकाई एक अंक के बाद दशमलव, तो 12.6/2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.3 ग्राम। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे इसको करना है। ये अपना आंसर इसके लिए, ये आंसर पहला क्वेश्चन का, ये दूसरा क्वेश्चन का। इनको नोट करिए, फिर तीसरा और चौथा करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन मज़ेदार है, इसमें घनत्व तो लिखा है, इस वजह से मज़ेदार है। घनत्व वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, और परसेंटेज भी लिख रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको नॉर्मलता निकालना है H2SO4 का। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्मलता अर्थात ये सूत्र हमने लिख दिया सेम। अब एक बोतल में रखे साधारण द्रव्यमान के अनुसार 49% लिखा है। द्रव्यमान के अनुसार का अर्थ है मास परसेंटेज अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत अर्थात ये होता है 49% अर्थात ये W/W ये चीज़ लिखा है। 49% का अर्थ समझ रहे हैं, 49 ग्राम ये है विलेय, और यही चीज़ क्या है अपना, ये W भी है, और परसेंट लिखा है इसलिए 100 ग्राम, अर्थात जो 49 ग्राम अपना विलेय है वो इस 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो मैं इसमें लिखूँगा विलियन, मतलब इस 49 ग्राम को मिला के हमने 100 ग्राम का एक विलियन बनाया है। ये विलियन का क्या है, आयतन है, आयतन। ठीक, अब देखिए इसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, ये आयतन नहीं बोलेंगे इसको, चूंकि ग्राम में लिखा है तो विलियन की क्या होगी, ये मात्रा या द्रव्यमान मैं बोलूँगा, द्रव्यमान। आयतन कब बोलता, जब ये मिलीलीटर में रहता तब। ठीक है, अब हमको देखिए ये कौन सा, ये तो W भी निकल गया, ये W भी हुआ, V बचा है और EB बचा है। तो EB मैं कैसे निकालूंगा, EB का मान दिया नहीं है, EB अर्थात तुल्यांक भार। H2SO4 दिया है, H2SO4 के लिए H2SO4 ये अम्ल है, इसका अणु द्रव्यमान निकालूंगा तो ये आता है 98, चूँकि हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 49, वो भी ग्राम में। ठीक, ये तरीका आपने समझ लिया होगा कैसे निकालना है। अणु द्रव्यमान बटा N का मान, N फैक्टर इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन आयन की संख्या, क्योंकि अम्ल है इसलिए। अब EB का मान यहाँ पे आ गया अपना 49। वॉल्यूम कैसे निकालना है, तो हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब यही आयतन, ये आयतन किसका है, ये आयतन है विलियन का आयतन, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, आयतन विलियन का स्पष्ट लिख लेंगे, ये द्रव्यमान बटा ये हो गया घनत्व, और घनत्व द्रव्यमान किसका, विलियन का द्रव्यमान। और देखिए विलियन की मात्रा या द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। इस परसेंटेज से हमने निकालना, तो याद रखें कैसे स्टेप करना है। पुस्तक में कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं, वो स्टेप थोड़े कठिन है, उससे सारे क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही स्टेप करिए, इससे सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे इजीली। ठीक है, द्रव्यमान अर्थात ये 100 ग्राम, और घनत्व तो कितना दिया वहाँ पे, घनत्व तो दिया है 1.5। इनको जब आप भाग देंगे तो भाग देने के बाद इसका मान आता है 66.6 ml मिलीलीटर में। अब एल जो है ये कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सर कैपिटल लिख रहे हैं तो आप भी लिखें, स्मॉल लेटर में भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा आयतन V का मान। अब सारे डाटा इसमें भरिए पूरा कंप्लीट, किसमें, N वाले मान में। हमको N निकालना है ना, WB का मान यहाँ से देखिए, WB 49, EB कहाँ है, देखिए ये भी 49 इंटू 1000 किया हूँ इसको, और ये देखिए वॉल्यूम 66.6, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, एक एक आएगा, ये 1000 बाई 66.6। तो इतना करने के बाद ये जो मान है ये लगभग 15 आता है, वो भी नॉर्मलता में। N लिखेंगे या फिर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेंगे, इसमें डाउटफुल है कितना आता है कि नहीं आता, कैलकुलेशन करना सीखें तब ये क्वेश्चन बन पाएगा। अब ये हमारा कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ N/10 के कितने लीटर विलियन बना सकते हैं। कितने लीटर विलियन बना सकते हैं का अर्थ समझ रहे हैं कि ये वास्तव में पूछ रहा है आयतन, अर्थात जो चौथा क्वेश्चन है इसमें ये V पूछ रहा है। 63 ग्राम क्या दे दिया है, WB का मान दिया है 63 ग्राम। सूत्र हमारा वही है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। N/10 लिखा है, अब N/10 लिखा है तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। N/10 का अर्थ यह है, N/10 इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/10 N, इसको और आगे लिख सकता हूँ 0.1 N, अर्थात 1/10 N को मैं 0.1 N भी लिख सकता हूँ। तो इस टाइप से N/10 N/20 लिखा रहता है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उसको 1/10 1/20 ऐसा समझ के चलिए, अर्थात इसके साथ एक इंक्लूड है और N साइड में है।
कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देता है। तो ये 0.1 हो गया नॉर्मलता का, WB का मान हो गया। EB अर्थात तुल्यांक भार कितना होता है ऑक्जेलिक अम्ल का, देखिए यहाँ पे लिख रखा है हमने दूसरे क्वेश्चन में, तुल्यांक भार 63, और निकालने का तरीका तो मैं पहले ही बता चुका, 126 आता है और 2 से भाग देने पर 63 हो जाता है वो। ऑक्जेलिक अम्ल का यह होता है अपना सूत्र COOH 2H2O, यह है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका जब निकालेंगे तो 126 आएगा अणु द्रव्यमान, और इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, यही दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे बाहर। क्यों निकलेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच देता है इनके बॉन्ड का, इसलिए अलग रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो मैं बट्टा 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 63। तो EB का मान अपना आ गया 63। अब इस तरीके से सारे डाटा को भर लेंगे तो वॉल्यूम का मान निकल जाएगा। देखिए इसको मैं इधर कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे हो जाएगा, V बराबर सूत्र को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको यहाँ अर्थात इनका जगह अदला बदली, ये उधर जा रहा है और ये इधर आएगा। किसमें पूछा है, कितने लीटर में, अर्थात लीटर में निकालना है। तो इस सूत्र में मैं ऊपर क्या लिखूंगा 1 और नीचे में क्या लिख लूँगा लीटर। तो वॉल्यूम को मैं लीटर में लिख रहा हूँ, अर्थात ये देखिए N बराबर WB/EB × 1/V, ये लीटर में। अब V मेरे को निकालना है तो WB/EB × 1/N, ये किस में है, ये जो वॉल्यूम है ये है अपना लीटर में। तो इस तरीके से सारे आंकड़ा भर लेंगे। WB का मान कितना है 63, EB का मान भी 63, 1/ ये है 0.2, ठीक है 0.2 अर्थात सॉरी ये 0.1 है 0.1, तो 63 1 हो जाएगा, तो 1/0.1। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/10, ठीक है, और इसको सरल कर दूँ, ये इस तरीके से हो रहा है, तो 1/1 गुणित 10/1, 1/10 को 10/1 भी लिख सकता हूँ ना, उधर पलट जाएगा तो टोटल मान आ जाएगा मेरा 10। क्या पूछा है, लीटर में पूछा है, तो ये मैं लिखूँगा 10 लीटर, ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद है ये आंसर, उम्मीद है क्वेश्चन बनाना आपने सीख लिया होगा, कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, हौच-पौच मिक्सअप हो गया, ये यहाँ से हम बढ़ते गए हैं। सूत्र को मैं रिपीट लिखा हूँ, उसके बाद वही सूत्र को क्रॉस पलट के वहाँ तक पहुँचा दिया, वो हमारा आंसर फाइनल। ये टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी अर्थात मोललता और मोल प्रभाज के बारे में, जो कि हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स अर्थात सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ हैं। थैंक यू।